दोस्तों, क्या आप जानते हैं भारतीय कानून में एक ऐतिहासिक मामले को जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बहस का एक मुख्य कारण बना है, जहां फिर से एक बार कांग्रेस राजीव गांधी के गलत फैसले को और ज्यादा गलत साबित करने में लगी। अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस अपने इस हालत की खुद जिम्मेदार है। करीब 3.5 दशक पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की सरकार ने एक ऐसा फैसला किया जिसके बाद कांग्रेस के पतन की शुरुआत हो गई। फैसला था साहबानों पर, फैसला था यूसीसी पर। साहबानो केस एक मुस्लिम महिला का मामला था जो तीनों कोर्टों में जीत कर भी हार गई। 1932 में पेशे से वकील मोहम्मद अहमद खान और साहबानो की शादी, और उस शादी से उनके 5 बच्चे हुए। फिर साल 1975 में 62 साल की साहबानो बेगम को उसके पति ने छोड़ दिया और उसके बच्चों के साथ उनको घर से निकाल दिया। गुजारा के लिए 200 रुपए महीना दे रहा था और कुछ समय के बाद 200 देना भी बंद कर दिया। तो फिर 1978 में साहबानो ने इंदौर के फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने एक अपील सीआरपीसी की धारा 125 के तहत डाली, जिसमें वो 500 रुपए महीने की भरण पोषण के लिए दावा किया था। फिर तो उसके पति ने उसे अनचेंज 3 तलाक दे दिया और उसे गुजारा भत्ता न देने के बचाव के रूप में भी इस्तेमाल किया, क्योंकि वे अब पति पत्नी नहीं थे। और साथ ही इद्दत की अवधि के दौरान मेहर के माध्यम से अदालत में 3000 रुपए भी जमा करा दिए। 1979 में मजिस्ट्रेट ने पति को 25 रुपए महीना गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया, मात्र 25 रुपए, जिसके लिए फिर से 1980 में साहबानो ने अपने भरण पोषण की राशि को बदलने के लिए मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय में एक रिविजनल एप्लीकेशन दायर की। उसके बाद उच्च न्यायालय ने उस राशि को बढ़ाकर 179 रुपीज पर मंथ कर दिया। इसके बाद अहमद खान ने इस अर्जी को स्पेशल लीव पिटीशन के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और धीरे धीरे ये मामला सुर्खियों में आने लगा। क्या सीआरपीसी की धारा 125 पर्सनल लॉ पर हावी? मुख्य सवाल यह था कि पति का पूरा मामला पूरी तरह से इस दावे पर आधारित था कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण पोषण को इस आधार पर बाहर रखा जाना चाहिए कि मुस्लिम कानून पति को उसकी तलाकशुदा पत्नी के लिए किसी भी मेहर के भुगतान से परे किसी भी जिम्मेदारी से छूट देता है, और इसमें हवाला दिया जाता है सीआरपीसी की धारा 127(3)(b) का। सीजेआई वाई भी चंद्रचूड़ ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा, जिसमें सीआरपीसी के तहत साहबानो को गुजारा भत्ता देने के आदेश दिया था, जिसे तलाक के बाद गुजारा भत्ता देने से इनकार कर दिया गया था। और सुप्रीम कोर्ट ने उसके पक्ष में फैसला सुनाया और कहा कि ये इंडियन पेनल कोड सेक्शन 125 के तहत भरण पोषण की हकदार है, जो सभी भारतीय नागरिकों पर लागू होता है, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। इस फैसले का मुस्लिम धार्मिक नेताओं ने कड़ा विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि इसने इस्लामिक कानूनों का उल्लंघन किया है। सर्कुलर का बीन बजाने वाली कांग्रेस सरकार मुस्लिम कट्टरपंथियों के दबाव में आ गई और राजीव गांधी ने इस फैसले को पलटने के लिए संसद में अपने बहुमत का दुरुपयोग किया। दरअसल 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद आम चुनाव में मिली सहानुभूति की लहर पर राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने एक ऐतिहासिक जीत हासिल की थी, लेकिन इस जीत को कांग्रेस संभाल नहीं पाई। आम चुनाव के कुछ ही महीनों बाद 23 अप्रैल 1985 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जहां अहमद खान ने अपनी पत्नी साहबानो को 62 साल की उम्र में परित्याग कर एक युवा लड़की से दोबारा शादी कर ली। साहबानो ने जब मजिस्ट्रेट कोर्ट में गुजारा भत्ते के लिए गुहार लगाई तो मोहम्मद खान ने उसे तलाक दे दी और कहा कि अब उसे कुछ नहीं मिलने वाला। जहां सुप्रीम कोर्ट ने साहबानो के पक्ष में फैसला सुनाया, लेकिन भारत सरकार मुस्लिम कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए एक कानून पारित किया, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डिवोर्स एक्ट 1986। इस कानून से सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के दायरे को सीमित कर दिया गया। एक्ट में तलाकशुदा महिलाओं के लिए भरण पोषण का प्रावधान तो था, लेकिन यह भरण पोषण की राशि को सीमित करता है और इसे इद्दत की अवधि तक सीमित रखता है। साहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के बाद देश में नकली सेकुलरिज्म को लेकर एक बहस छिड़ गई। इस बहस ने पूरे जनमानस की सोच को बदल दिया। वोट बैंक के तत्कालीन फायदे के लिए कांग्रेस पार्टी ने जो गलती की, उसे सुधारने के लिए वह आज तक संघर्ष कर रही है। हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। आज तक फिर कभी कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ केंद्र की सत्ता में वापसी नहीं कर पाई। जहां 1984 में कांग्रेस को लोकसभा में 414 सीटें मिली थी, वहीं अगले आम चुनाव 1989 में वह मात्र 197 सीटों पर सिमट गई। इस चुनाव में भाजपा 2 सीटों से 85 सीटों तक पहुंच गई और इसके बाद 1991 के चुनाव प्रचार के दौरान राजीव गांधी की हत्या हो गई। हालांकि पार्टी को चुनाव में 244 सीटें मिली और नरसिम्हा राव के नेतृत्व में एक अल्पमत की सरकार बनाने में सफल रही।
2004 में कांग्रेस पार्टी मात्र 145 सांसदों के साथ एक गठबंधन सरकार बनाई थी और 2009 के चुनाव में उन्हें 206 सीटें मिली और गठबंधन की सरकार तो बनाई जिसका हश्र आप सब जानते हैं। कंप्लीट नॉनसेंस। प्रधानमंत्री और राहुल गांधी आमने सामने, राहुल के आगे किसी के बोलने की हिम्मत नहीं है। लेकिन 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा के सामने कांग्रेस पूरी तरह से पस्त हो गई, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। जो काम 1986 में हो जाना चाहिए था यूनिफॉर्म सिविल कोड का, उसे जब नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है तो ये मुस्लिम कट्टरपंथियों के पीछे से जनता को बरगलाने का काम शुरू कर चुके हैं। जहां अभी इसका ड्राफ्ट भी नहीं आया है, सभी से सुझाव मांगे जा रहे हैं। किसी को नहीं पता कि इसका प्रारूप क्या होगा, फिर भी विरोध के सुर बुलंद किए जा रहे हैं। औचित्य नहीं है, ये ध्रुवीकरण का एक और मसौदा है। As far as the Uniform Civil Code is concerned, it's a desirable thing to have a Uniform Civil Code, but you have to take everyone along. सोशल मीडिया पर धर्म गुरुओं के वीडियो अभी भी नहीं चाहते कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो। मजहबी रसूमात जो जिस भी मजहब की जैसे हैं वो वैसे ही रखी जाए, उसमें कोई तरमीम नहीं होनी चाहिए। कि जो काम मुसलमान के खिलाफ मुल्क की आज़ादी के बाद से आज तक किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया था, हमने मुसलमान को वो चोट लगा दी। जबकि उनमें से अधिकतर तो समझ रहे हैं कि ये यूनिफॉर्म पहनने वाला कोई लॉ है और जिसे वे सिरे से खारिज कर रहे हैं। शाहबानो केस ने भारत में धार्मिक कानून और धर्मनिरपेक्ष कानून के बीच तनाव को उजागर किया है। इसने यह सवाल भी उठाया है कि क्या सभी भारतीय नागरिक, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो, कानून के तहत समान सुरक्षा के हकदार हैं। दोस्तों, भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बहस आने वाले कई महीनों तक जारी रहने वाली है। इस बहस के बारे में दिलचस्प बात यह है कि यह सिर्फ धर्म के बारे में नहीं है, यह भारतीय समाज की प्रकृति और भारतीय राज्यों के भविष्य के बारे में है। यदि भारत को वास्तव में एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनना है तो इसके पास एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना ही चाहिए जो सभी नागरिकों पर लागू हो, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। दोस्तों, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आप अपने राय या सुझाव सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं तो विधि आयोग ने एक ईमेल एड्रेस जारी किया है जिस पर मेल किया जा सकता है। आम जनता के अलावा धार्मिक संगठनों से भी विचार ईमेल पर मांगे गए हैं। अगर आपने अभी तक अपने सुझाव नहीं दिए हैं तो 14 जुलाई से पहले आप इस पर मेल कर सकते हैं। दोस्तों, आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।